हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि ए बी के बीच n गुणोत्तर माध्य G1 G2 Gn है तथा एक गुणोत्तर माध्य G है, तब सही संबंध है। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमें संख्याएं दी गई हैं a और b, इनके बीच में गुणोत्तर माध्य है G1, G2, इसी प्रकार Gn तक, और हमारा अंतिम पद है b। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा, मुख्य अवधारणा ये होगी कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद वो होता है a r की घात n ऋण 1, जहाँ पे n जो है वो कुल पद है, a है प्रथम पद। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमें गुणोत्तर श्रेणी दी गई है, अंतिम पद है b, तो यहाँ पे अंतिम पद b का मान हो जाएगा a गुणा r। r हम मान रहे हैं इस गुणोत्तर श्रेणी का जो सार्वनुपात है। अब अगर हम कुल पदों की बात करें तो G1 टू n तक है, और उसके अलावा दो पद और हैं a और b। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे दिए गए कुल पद कितने हैं? कुल पद है n धन 2। n तो ये g है, धन a और b भी दो पद हैं, तो n धन 2 कुल पद हैं। तो अंतिम पद b बराबर हो जाएगा a गुणा r की घात n धन 2 ऋण 1। तो b बराबर आ जाएगा a r की घात n धन 1। तो r बराबर हो जाएगा r की घात n धन 1 का मान हो जाएगा b बटा a, और हम कह सकते हैं r का मान हो जाएगा b बटा a की घात 1 बट्टा n धन 1। तो बच्चों, अगर हम G1 का मान G1 का मान निकालना चाहें तो वो होगा उससे पहला वाला पद गुणा सार्वनुपात, जो कि हो जाएगा a गुणा b बटा a की घात 1 बट्टा n धन 1। इसी प्रकार G2 का मान हो जाएगा a r की घात 2, इसका मतलब a गुणा b बटा a की घात 2 बट्टा n धन 1। इसी प्रकार G3 का मान हो जाएगा a r की घात 3, जो कि बराबर होगा a गुणा b बटा a की घात 3 बट्टा n धन 1। तो यहाँ से हमें श्रेणी मिल गई, जो कुछ इस प्रकार की होगी a गुणा b बटा a की घात 1 बट्टा n धन 1। दूसरी हो जाएगी, तीसरा पद हो जाएगा a गुणा b बटा a की घात 2 बट्टा n धन 1। इसी प्रकार a गुणा b बटा a की घात 3 बट्टा n धन 1 चलता जाएगा। nवां पद हो जाएगा a गुणा b बटा a की घात n बटा n धन 1, और अंतिम पद है हमारा b। तो बच्चों, जब हम G1 G2 G3 Gn तक इन पदों को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा a गुणा b बटा a की घात 1 बट्टा n धन 1 गुणा a गुणा b बटा a की घात 2 बटा n धन 1 गुणा a गुणा b बटा a की घात 3 बट्टा n धन 1, और ये गुणा होता जाएगा a गुणा b बटा a की घात n बटा n धन 1 तक। तो बच्चों, इसका मान अगर हम देखें तो ये आ जाएगा a की घात n गुणा b बटा a की घात, अब घातें जुड़ जाएंगी, 1 बटा n धन 1 धन 2 बटा n धन 1 धन 3 बटा n धन 1 चलता जाएगा n बटा n धन 1 तक। तो ये बराबर हो जाएगा a की घात n गुणा b बटा a की घात 1 धन 2 धन 3 धन n तक
बट्टा n धन 1। अब बच्चों ये हमें मिल जाएगा a की घात n गुणा b बटा a की घात, अब ये है n प्राकृत संख्याओं के योग का मान, तो ये हो जाएगा n गुणा n धन 1 बटा 2, और हर में पहले से है n धन 1, तो n धन 1 से n धन 1 कट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा a की घात n गुणा b बटा a की घात n बटा 2। तो यहाँ से बच्चों हमें मिल जाएगा a की घात n है, तो ऊपर ऋण हो जाएगा n बट्टा 2 गुणा b की घात n बट्टा 2, तो हमें मिल जाएगा a की घात n बट्टा 2 गुणा b की घात n बट्टा 2। तो बच्चों अगर हम g का मान देखें तो हमें g का मान बताना है। g दरअसल है गुणोत्तर माध्य a और b का, तो ये हो जाएगा वर्गमूल ab। तो इसका मतलब जब हम इसे क्या लिख सकते हैं, a गुणा b की घात 1 बट्टा 2 की घात n, या हम कह सकते हैं वर्गमूल ab की घात n। तो यहाँ पे ab की घात है n, वर्गमूल ab की घात है n। तो हम देख सकते हैं कि जब ये हमें क्या हो जाएगा, वर्गमूल ab है g, तो ये हो जाएगा g की घात n। तो बच्चों जब हमने g1 g2 g3 gn को गुणा किया तो हमें मिला g की घात n। अगर हम विकल्प देखें तो विकल्प C हमारा उत्तर होगा, विकल्प C। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।